नमस्कार साथियों, चाणक्य परिवार के अंदर आपका स्वागत है। मैं विनोद कश्यप। आप सभी को जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक था हमारा राजस्थान के शिलालेख, और उन राजस्थान के शिलालेखों के अंदर हमने इससे पहले के कुछ शिलालेखों के बारे में जानकारी ले ली थी, और आज हम जिस शिलालेख के बारे में जानकारी ले रहे हैं वो है सामोली का शिलालेख। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि सामोली का जो ये शिलालेख है सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है, क्योंकि सामोली के शिलालेख से ही, ठीक है ना, हमें कई ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं जिनमें हम अनुमान लगाकर क्या करते हैं, किसी राजवंश के, ठीक है ना, स्थापना का क्या निकाल लेते हैं, समय निकाल लेते हैं। जैसा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हम सामोली शिलालेख के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा सामोली का शिलालेख जो है वो उदयपुर के अंदर भोमट नाम की एक तहसील है, इसके अंतर्गत हमें क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। और ये 646 ईस्वी का है, ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं है, 646 क्या है, ईस्वी है। इसके बाद बात करें तो इस सामोली के शिलालेख की भाषा जो है वो संस्कृत है, और लिपि जो है वो क्या है, कुटिल है। यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस शिलालेख के अंदर एक पेज ले लेते हैं। इस सामोली के शिलालेख के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो क्या है, वो बात करते हैं। सामोली के शिलालेख के अंदर, सामोली के शिलालेख के अंदर हमें मेवाड़ के पांचवें शासक, याद रखिएगा दोस्तों, मेवाड़ का पांचवा शासक है जिसका नाम है शिलादित्य, उसके बारे में क्या होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, थोड़ा यह भी याद रखिएगा कि हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हम ये भी बताते हैं कि जो इस मेवाड़ वंश का संस्थापक था जिसका नाम था गुहिलादित्य या गुहादित्य, उसके पिता का नाम भी या उससे पहले के शासक का नाम भी क्या था, शिलादित्य था। हम उस शिलादित्य की भी बात करते हैं, लेकिन वो शिलादित्य जो था वो याद रखिएगा वल्लभीपुर से था। वो शिलादित्य जो था वो वल्लभीपुर से था, और उस शिलादित्य की बात कौन करता है, कर्नल जेम्स टोड करते हैं। लेकिन मैं उस शिलादित्य की बात नहीं कर रहा यहां पर मैं बात कर रहा हूं उस शिलादित्य की जो मेवाड़ के अंदर गुहिलादित्य के या गुहादित्य के बाद आगे पांचवें नंबर पर क्या है, वो शासक आता है। अगर हम गुहादित्य से उसे काउंट करें तो वो पांचवें नंबर पर आने वाला शासक क्या है, शिलादित्य है। मैं इसको चलो डिटेल में बताता हूं। जैसे मैं बताऊं तो पहले नंबर का जो शासक है वो कौन है, गुहिलादित्य या गुहादित्य मेवाड़ के अंदर। दूसरे नंबर का जो शासक है उसका नाम है भोजादित्य या भोजदित्य, ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर का जो शासक है उसका नाम है महेंद्रादित्य, और चौथे नंबर का जो शासक है उसका नाम है नागादित्य, और उसके बाद पांचवें नंबर का जो शासक आता है उसका नाम क्या है, शिलादित्य। ये वो पांचवें नंबर वाला शासक है दोस्तों। अब हुआ ये कि इस शिलादित्य के काल का, ये सामोली का जो शिलालेख है ये शिलादित्य के काल का है, और इसका समय जो है वो क्या दिया गया है, 646 ईस्वी। मैं ये बताने जा रहा हूं कि इस शिलालेख का महत्व क्यों है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ज्यादातर हमें मेवाड़ जब राजवंश हम पढ़ाते हैं उस दौरान ये नहीं बताया जाता, बल्कि ये शिलालेखों के दौरान इसे क्या कर दिया जाता है, बताया जाता है। यहां पर सामोली का जो शिलालेख है वो 646 ईस्वी का है, और किसके काल का है, शिलादित्य द्वितीय के काल, शिलादित्य के काल का है। अब सवाल ये है कि शिलादित्य 646 ईस्वी में था, ये कंफर्म हो जाता है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि गुहिलादित्य जो है वो कब आया, क्योंकि इस शिलालेख के आधार पर गुहिलादित्य को हम इस वंश का संस्थापक मान सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके समय के बारे में नहीं पता कि वो कब आया। और इस शिलादित्य से पहले कुल 4 शासक थे दोस्तों, इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इन चारों शासकों का औसत समय निकाला गया, और औसत समय निकालकर इन सभी राजाओं के साल मान लिए गए 20 कि भी ठीक है, एक शासक ने कम से कम 20 साल शासन किया होगा, तो 4 शासकों के द्वारा टोटल कितने साल शासन कर लिया गया होगा, 80 वर्ष शासन कर लिया गया होगा। इसीलिए इन चारों के 80 वर्ष को उन्होंने 646 में से क्या कर दिया, घटा दिया। जैसे 646 ईस्वी में कौन आया, शिलादित्य आया, तो 80 वर्ष पहले, मतलब इसका मतलब 80 वर्ष पहले पहला नंबर का शासक आ जाएगा कौन, गुहिलादित्य। तो जब घटाकर आया तो देखो 6, और 14 में से 8 गए 6, और यहां बचा 5, तो बचा कितना, 566 ईस्वी। इसका मतलब साफ था कि इस कारण से विद्वानों ने मेवाड़ के गुहिल वंश की स्थापना का समय निकाला, और ये कहा कि मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना जो है वो कब हुई, 566 ईस्वी में हुई। वरना ऐसा कहीं हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है, केवल ये अनुमान लगाया गया है, और इस अनुमान का आंकड़ा जो है वो क्या है, कौन सा शिलालेख है, वो याद रखिएगा, सामोली का शिलालेख है। इसका मतलब
हम इसमें ये पढ़ सकते हैं, हम इसमें ये बात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये बात लिख सकते हैं कि यह शिलालेख गुहिल वंश का समय निर्धारण करने के लिए क्या किया जाता है, प्रसिद्ध है, यह सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। और गुहिल वंश का समय जो है वो क्या है, 566 ईस्वी। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। ये इस सामोली के अभिलेख से ही या सामोली के ही शिलालेख से ही हम क्या करते हैं, पता चला पाते हैं। तो आशा करता हूं ये चीज आपको थोड़ा समझ में आई होगी। अब जैसा कि मैंने बताया ये शिलालेख जो है वो किसके काल का था, शिलादित्य के काल का था, 5वां शासक था। और इसी शिलालेख के अंदर इस शिलादित्य को शत्रुओं को जीतने वाला और देव ब्राह्मणों को, ठीक है ना, और गुरुओं को आनंद देने वाला बताया गया है, ठीक है ना। ये उसकी उपाधियों के रूप में क्या किया गया, इस शिलालेख के अंदर लिखी गई है। और इसकी बड़ी बात यह कि इसी शिलालेख के अंदर यहां पर एक और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको बात समझनी होगी। मैं एक नया पेज थोड़ा जोड़ लेता हूं, ठीक है ना। जैसे ये लिया, एक पेज और ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। हमने जैसा कि इसमें बताया कि ये सामोली का जो शिलालेख है, ठीक है दोस्तों, सामोली का जो शिलालेख है, सामोली का जो शिलालेख है, इस सामोली के शिलालेख के अंतर्गत, ठीक है ना दोस्तों, हमें जब इसको पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने से हमें एक पता लगता है सामोली के शिलालेख के आधार पर कि जावर के अंदर, जावर में ध्यान रखिएगा, जावर में, ठीक है ना, तांबे और जस्ते का कार्य चल रहा था। तांबे व जस्ते का क्या चल रहा था, जस्ते का क्या चल रहा था, कार्य चल रहा था, जस्ते का कार्य चल रहा था। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तांबे व जस्ते का कार्य चलने का मतलब क्या हुआ, तांबे व जस्ते का कार्य चलने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे हम पढ़ते हैं राणा लाखा के काल के अंदर जावर में हमें चांदी की खानों का क्या हुआ, पता चला। राणा लाखा के काल में हमें जावर के अंदर चांदी की खानों का पता लगा। लेकिन आप ये देखिए कि शिलादित्य के काल के अंदर हमें तांबे और किसके कार्य के बारे में पता लग रहा है, जस्ते के कार्य के बारे में पता लग रहा है। इन सब बातों से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं उदयपुर के जावर जैसे क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखिएगा, जावर जैसे क्षेत्र के अंदर किनका कार्य चल रहा था, उत्खनन कार्य चल रहा था। और इसी उत्खनन कार्य के चलते ये लोग तांबे जस्ते जैसी क्या है धातुओं को क्या कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। और राणा लाखा के काल के अंदर आते आते इन लोगों को जावर से चांदी भी मिल गई थी। तो इसका मतलब तांबा और जस्ता जो है वो इसी क्षेत्र से बहुत पहले प्राप्त कर लिया गया था उसकी खोज के लिए। और आगे जाकर लाखा के काल में जब ये तांबा और जस्ता खोज रहे थे तो बड़ी बड़ी खानें जो है वो किसकी प्राप्त हो गई होंगी, इन्हें चांदी की प्राप्त हो गई होंगी। इसका मतलब जावर जो है वो प्राचीन काल से ही बड़ा महत्व का क्या रहा है, क्षेत्र रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। और ये साफ बता भी रहा है आपको, इसमें साफ लिखा हुआ है, देखिए कि इसमें बताया गया है कि इसी के समय जावर में तांबे व जस्ते की खानों का क्या हुआ है, पता चला है, तो काम शुरू हुआ था। तो इसका मतलब ये क्षेत्र जो है उत्खनन से काफी लंबे समय से क्या है, जुड़ा हुआ है। जावर की अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें हम बात करें दोस्तों जावर के बारे में, तो मैं 2-4 बातें जावर की आपको और थोड़ी एक्स्ट्रा बता देता हूं, ठीक है ना। ये जावर क्षेत्र मेवाड़ के राजाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जावर क्षेत्र के अंदर बात करें तो आपको ध्यान हो तो एक शासक हुए हैं राणा कुंभा, ठीक है। और राणा कुंभा जो शासक हुए उनकी एक बेटी हुआ करती थी राणा कुंभा की, जिसका नाम था रमाबाई, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये रमाबाई जो है, जिसको हम साहित्यक नाम जो है वो कविताएं जो है वो किसके नाम से करा करती थी, वागीश्वरी के नाम से, इसलिए इसे वागीश्वरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये रमाबाई जो थी इसका विवाह गुजरात के एक शासक, ठीक है ना, पुंडरिक के साथ किया गया था। लेकिन उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था, तो रमाबाई उन्हें छोड़कर वापस अपने पिता के यहाँ कुंभा के आ गई थी। और कुंभा के यहाँ वापस आने के बाद इस रमाबाई ने, ठीक है ना, अपने पिता को बोला कि भी मैं तो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहूंगी, तो आप मुझे जावर में एक मंदिर बनवा दीजिए। तो कहते हैं कि राणा कुंभा ने जावर के अंदर इसी रमाबाई के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी याद रखिएगा, जावर में इनके द्वारा इनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो मंदिर भगवान विष्णु का है। और वो किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, रमाबाई के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, या रमा स्वामी मंदिर के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो रमाबाई का मंदिर या रमा मंदिर, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये जो मंदिर है ये भगवान विष्णु का है और जावर के अंदर है, इसे रमा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी जावर के अंदर इनके द्वारा एक कुंड भी बनवाया गया, जो कुंड जो है वो रमा कुंड के नाम से क्या किया जाता है, ठीक है ना, जाना जाता है। रमा कुंड जो कि राणा कुंभा की बेटी रमाबाई के द्वारा बनवाया गया था। और इनका साहित्यक नाम, जैसा कि मैंने बताया, ये साहित्यक रचनाएं भी किया करती थी, इसलिए इसे वागीश्वरी कहा जाता था। और इसने अपने आप को किस क्षेत्र में रखा था, इसी जावर वाले क्षेत्र के अंदर क्या किया था, रखा था। चलिए दोस्तों आते हैं वापिस हम किसके ऊपर,
सामोली के शिलालेख के ऊपर। और सामोली के शिलालेख की जानकारी लें तो आगे सामोली का शिलालेख जो है वो हमें क्या बताता है, वो देखिए कि वटनगर से आए हुए एक महाजन समुदाय के, ठीक है ना, एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, महाजन समुदाय के एक व्यापारी के बारे में बात करता है, धनी सेठ के बारे में बात करता है, जिसका नाम है जयंतक, की जानकारी उपलब्ध होती है। यहां थोड़ा समझिएगा दोस्तों, वो कह रहा है वटनगर से आए हुए। अब ये वटनगर कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? इतिहासकार जो है वो इस वटनगर का संबंध जो है वो सिरोही के बसंतगढ़ नामक क्षेत्र से लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसा माना जाता है कि सिरोही का बसंतगढ़ वाला जो क्षेत्र है यही प्राचीन काल में वटनगर हुआ करता था। और इसी बसंतगढ़ से एक महाजन व्यापारी जो है, एक मेहतर जो है, वो क्या है, आया। और कहाँ आया? इस जावर में आया। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और जावर में आकर इसी व्यापारी ने जावर के अंदर एक अरण्यवासिनी देवी का क्या करवाया, इसने मंदिर बनवाया। अरण्यवासिनी देवी, अरण्य मतलब जंगल, वासिनी मतलब जंगल में निवास करने वाले लोगों की देवी। और यह उस समय सारे के सारे क्षेत्र जंगलों में थे, इसलिए इसने एक अरण्यवासिनी देवी का क्या करवाया, जंगल के अरण्यवासिनी देवी का क्या करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। और संभवतः यही देवी जो है आगे चलकर जावर के अंदर क्या है, इनका मंदिर होने के कारण इसी अरण्यवासिनी देवी को जो है वो किसके माता के नाम से जाना गया, जावर माता के नाम से जाना जा रहा है। वर्तमान में आज इसे जावर माता के नाम से जाना जाता है। तो इसी अभिलेख से इस बात की भी जानकारी मिल जाती है कि उदयपुर के जावर के अंदर अरण्यवासिनी देवी या जावर माता के मंदिर का निर्माण जो है सिरोही से आए हुए, बसंतगढ़ से आए हुए एक महाजन जयंतक के द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट बात करें तो इसी अभिलेख के अंदर, इसी शिलालेख के अंदर यह बताया गया है कि इस मंदिर के अंदर गायकों व ध्वनि पुरुषों का आना जाना रहता था। नो डाउट आप इस चीज को समझिए, जब इसके अंतर्गत तांबे की, जस्ते की खानों का पता लग रहा है या उनकी खोज की जा रही है, काफी पैसा इस चीज से उनके पास आ गया होगा। और कहीं ना कहीं देखिए सिरोही से आए हुए एक धनी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर एक क्या किया जा रहा है, मंदिर भी बनवाया जा रहा है। तो नो डाउट आप समझदार हो, धनी के पास धनी आएंगे। और इसीलिए शायद यहाँ पर इस पूरे मतलब ना प्रांगण के अंदर, मंदिर के क्षेत्र के अंदर अनेक धनी पुरुष आया करते थे, वार्तालाप किया करते, इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करते होंगे, यहाँ से निकलने वाले तांबे और जस्ते के लिए बात करते होंगे, एक मीटिंग बैठा करती होगी या किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप होती होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर गायकों का भी क्या था, जमावड़ा रहता था। जब इतने धनी पुरुष लोग आया करते थे तो वो अपने मनोरंजन के लिए कुछ गायकों को भी रखा करते थे। और इन गायकों की कुल श्रेणियां जो है वो कितनी बताई गई हैं, 18। मतलब 18 प्रकार के गायक जो है वो ये माने जाते हैं कि इस शिलालेख के आधार पर कि उस क्षेत्र में आया करते थे। ये सामोली का शिलालेख है दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शिलालेख है। और इसके अंतर्गत मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी कि यह शिलालेख क्या करता है, यह शिलालेख गुहिल वंश के, ठीक है ना, के समय निर्धारण का कार्य करता है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और इसे यूं पूछा भी जा सकता है, क्या बताइए कौन सा निम्न में से कौन सा शिलालेख गुहिल वंश की स्थापना को दर्शाता है या गुहिल वंश की स्थापना के बारे में जानकारी देता है? तो कौन सा शिलालेख है? सामोली का शिलालेख, जो 646 ईस्वी का था। और किस क्षेत्र के अंदर हमें प्राप्त हुआ था? याद रखिएगा, उदयपुर के अंदर हमें प्राप्त हुआ था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं एक और शिलालेख आपको बता देता हूं। इसके साथ हम एक दूसरा शिलालेख भी कर लेते हैं, जिस जो है भाबरू का शिलालेख। आप जैसा कि जानते हैं, हम राजस्थान के अंदर सभ्यताएं पढ़ते हैं और उन सभ्यताओं में जब हम एक सभ्यता पढ़ते हैं, कौन सी, बैराट सभ्यता पढ़ते हैं, जो हमें जयपुर के अंदर प्राप्त हुई है, विराट नगर के अंदर। इसके बारे में मैं अपने सभ्यताओं के वीडियोस के अंदर बहुत अच्छी तरह से आपको इसके बारे में जानकारी दे चुका हूं, ठीक है ना। बैराट जो प्राचीन काल में विराट नगर के नाम से प्रसिद्ध था और ये मत्स्य जनपद की क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। तो बैराट क्षेत्र जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यहाँ पर हमें एक सभ्यता मिली है। और ये सभ्यता जो है ये कई डूंगरियों पर विकसित है, मतलब कई पहाड़ियों पर विकसित है, जिसमें एक बीजक की डूंगरी है, ठीक है दोस्तों, एक भीम की डूंगरी है, और एक जो है वो कौन सी डूंगरी है, महादेव डूंगरी है, जिसको गणेश डूंगरी भी कह दिया जाता है, महादेव डूंगरी है। इन तीनों डूंगरियों में से हम सबसे पहले बात करेंगे बीजक की डूंगरी के बारे में। तो बीजक की डूंगरी के बारे में अगर हम बात करें तो इसी बीजक की डूंगरी पर हमें एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो शिलालेख जो है वो किसके नाम से प्रसिद्ध है, भाबरू के शिलालेख के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। और ये शिलालेख हमें कब प्राप्त हुआ, 1837 के अंदर। किसको प्राप्त हुआ, कैप्टन बर्ट को। तो चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल से लेते हैं। इस बीजक की डूंगरी पर क्या हुआ था कि 1837 के अंदर एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बर्ट जो है वो घूमने के लिए गया।
अब जब कैप्टन बर्ट जो है वो घूमने के लिए गया तो यहीं पर उसे इस बीजक की डूंगरी पर, जो कि एक भाबरू नामक गांव में पड़ा करती थी, ये देखिए दोस्तों इसका नाम जो है वो क्या है, भाबरू, ठीक है ना, भाबरू नामक गांव के अंदर पड़ा करती थी। इस क्षेत्र के अंदर उसे एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो शिलालेख जो है एक बहुत बड़े पत्थर पर लिखा हुआ था। इसने 1837 में इसको देखा और इसके बारे में बाद में अपने अधिकारियों को बताया। तो बाद में अधिकारियों ने 1837 के बाद इस अभिलेख को 1840 में अपने साथ ले जाना उचित समझा। कहाँ लेकर गए, किस तरह लेकर गए, क्यों लेकर गए, उसमें क्या लिखा था, हमें क्या जानकारी मिलती है, ये सब हम क्या करेंगे अब इस वीडियो के अंदर जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये जो भाबरू शिलालेख हमें बीजक की पहाड़ी पर मिला, ये भाबरू शिलालेख की लिपि जो है वो क्या थी, ब्रह्मी थी। इसकी लिपि जो थी वो क्या थी दोस्तों, ब्रह्मी थी, ठीक है ना, इसकी लिपि ब्राह्मी थी। दूसरी बात, इसकी खोज किसके द्वारा की गई, कैप्टन बर्ट के द्वारा, और ये कब की गई, 1837 के अंदर की गई। और इस अभिलेख से अगर हमें किसी शासक के बारे में जानकारी मिलती है तो वो मिलती है किसकी, अशोक की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अशोक हमारे भारत का वो पहला शासक था जिसके द्वारा, भारतीय शासक जिसके द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। और अशोक के अभिलेखों में हमें एक अभिलेख अशोक का मिलता है, जिस अभिलेख को हम नाम देते हैं भाबरू का शिलालेख, और ये अशोक की जानकारी देता है। और इसी अभिलेख के अंदर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि अशोक के बारे में ये बताया गया है कि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अशोक बौद्ध धर्मी था। और साथ ही साथ इसी शिलालेख के अंदर अशोक के लिए मगधाधिराज नामक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा, मगधाधिराज, मगधाधिराज, मगधाधिराज का मतलब होता है जो मगध पर शासन कर रहा हो, अर्थात मगध का क्या हो, शासक हो। तो उपाधि के रूप में ध्यान रखिएगा, क्योंकि अशोक ने अपने शिलालेखों में अपना नाम कभी नहीं लिखवाया। अशोक के 4 शिलालेख ऐसे हैं जिन शिलालेखों के अंदर अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया है। अगर हम बात करें मास्की, गुर्जरा, नेठूर और उदयगोलन, ये 4 अभिलेखों के अलावा बाकी हर अभिलेख के अंदर अशोक जो है वो हर बार मगधाधिराज, ठीक है ना, देवानाम पीय दस्सी या देवानाम पीय, इस प्रकार की उपाधियों का क्या करता है, जिक्र करता है। वैसे ही इस शिलालेख के अंदर भी कौन सी उपाधि का जिक्र होता है, मगधाधिराज उपाधि का क्या होता है, जिक्र होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें इस शिलालेख के बारे में, तो इसी शिलालेख के अंदर बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का क्या दिया गया है, उल्लेख दिया गया है। बौद्ध धर्म के क्या दिया गया है, त्रिरत्नों का उल्लेख दिया गया है। अब बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में बात करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस शिलालेख के अंदर हमें बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 जो है, ये 3 शब्द जो है वो त्रिरत्न है, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के। और इसी शिलालेख के अंदर हमें इन त्रिरत्नों के बारे में लिखा हुआ क्या होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए भाबरू शिलालेख की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बन जाती है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। इस शिलालेख की एक और इंपॉर्टेंट खास बात है दोस्तों, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसी शिलालेख के अंदर से हमें यह पता लगता है कि अशोक के द्वारा पशु वध को क्या कर दिया गया था, निषेध कर दिया गया था, या गाय के वध को क्या कर दिया गया था, ठीक है ना, निषेध बताया गया था, या उसमें मना कर दिया गया था। तो थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि हमें इस शिलालेख से पशु वध को निषेध किया जाना भी क्या है, हमें इस बात के बारे में पता चलता है, जिसे हम भाबरू का शिलालेख कहते हैं। अब थोड़ा मैंने जैसे बताया कि इस भाबरू के शिलालेख को 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था, लेकिन 1837 के बाद इसी भाबरू के शिलालेख को 1840 के अंदर क्या किया गया, कलकत्ता ले जाया गया। और कलकत्ता के अंदर एक संग्रहालय है, या कलकत्ता में एक क्या है, उस जगह पर रखा गया, उस जगह का नाम है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर क्या किया गया था, इस मतलब ना शिलालेख को जो है वो 1840 के अंदर क्या कर दिया गया था, रख दिया गया था। तो ये जो भाबरू का शिलालेख है, इसे हम भाबरू शिलालेख फर्स्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको बैराट सभ्यता करवाई है, उसमें भी मैंने आपको ये बड़ा डिटेल में बताया है, लेकिन यहाँ पर शिलालेखों और अभिलेखों में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसको बताना उचित समझा। अब आप कहोगे सर इसे आपने भाबरू शिलालेख फर्स्ट कहा, तो भाबरू शिलालेख क्या सेकंड भी है कोई? बिल्कुल है। भाबरू शिलालेख सेकंड जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भीम की डूंगरी से प्राप्त होता है। भाबरू शिलालेख सेकंड भीम की डूंगरी से जिस व्यक्ति को प्राप्त हुआ उस व्यक्ति का नाम था कार्लाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, या कार्लाइल। कार्लाइल जो था उसे भीम की डूंगरी पर एक और अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो प्राप्त हुआ था उसे 1871 के अंदर। ध्यान रखिएगा, इसे 71 और 72 लिख देते हैं।
71 72 के अंदर ये कार्लाइल को भाबरू की पहाड़ी पर भाबरू का जो शिलालेख प्राप्त हुआ है ये कौन सी पहाड़ी पर हुआ है, भीम की डूंगरी पर हुआ है और 1871-72 के अंदर हुआ है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, भाबरू शिलालेख नंबर 2 बोलते हैं, क्योंकि मेन भाबरू शिलालेख जो है वो क्या है, ये वाला है जो हमें कब प्राप्त हुआ है, 1837 के अंदर कैप्टन बर्ट को प्राप्त हुआ था। और सेकंड नंबर का जो भीम की डूंगरी पर मिल रहा है इसे हम भाबरू शिलालेख नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। और दोनों के दोनों जो है वो हमें बौद्ध धर्म की क्या करते हैं, जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये जो अभिलेख है आज जो है वो हम इन अभिलेखों को ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए दूसरे अभिलेख क्या है लेकर आएंगे। धन्यवाद। टिक्का कोई